हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इसी से टाटा में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी एक प्राचीन सभ्यता थी जो कि भारत की सबसे पहली नगरीय सभ्यता माना जाता है। ठीक है, इस सभ्यता की जानकारी हमें चार्ल्स मैसन के द्वारा दी गई थी। लेकिन आखिर जो यह सभ्यता थी, इस सभ्यता का अंत हो चुका था। इस सभ्यता के अंत के बावजूद भी हमें इसकी जानकारी कैसे प्राप्त हुई, इसके बारे में सबसे पहले जानना जरूरी है। क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ों की जड़ को नहीं जानेंगे, तब तक आप उसके बारे में अच्छे तरीक़े से नहीं जान सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसका क्या करते हैं, हिस्ट्री आते हैं। तो क्या हुआ था कि जब 6वीं शताब्दी था, उस समय पंजाब प्रांत के लोगों को घर बनाने के लिए ईंटों की आवश्यकता थी। तो इन्होंने ईंट बनाने के लिए मिट्टी की खुदाई करने गए। जब ये मिट्टी की खुदाई किए तब इन्हें कुछ अवशेष दिखने को मिला। अचानक से ईंट दिखने लगे और वो जितने ही उसकी खुदाई कर रहे थे, जहाँ पे इन्हें ईंट दिखाई दे रहा था, जितना खुदाई करते गए उतना ही इनको ईंट दिखते गया। ठीक है, तो इन्होंने उस समय माना कि भगवान का चमत्कार है जो उन्हें भगवान प्रसाद के रूप में इन्हें ईंट दे रहे हैं। ठीक है, तो भगवान का चमत्कार मान करके उन्होंने उसका प्रयोग अपने घर बनाने में कर लिया। ठीक है, उसी समय क्या हुआ कि 1826 का समय था। उसके बाद कुछ अवशेष बचा, लोगों ने वहाँ से ईंट निकाल करके अपना घर बनाते गया, बहुत सारे अवशेष को नष्ट कर दिया। क्योंकि उन्हें तो लग रहा था कि ये भगवान का चमत्कार है और ईंट मिला है, उन्हें क्या पता था कि ये कोई सभ्यता है। ठीक है, उन्हें ईंट मिलते गए, उससे अपना घर बनाते गए। ऐसे ही चार्ल्स मैसन जो थे वो पुरातत्वविद थे और एक पर्यटक थे। वह घूमते घूमते गए तो उन्होंने देखा वहाँ पर कुछ अवशेषों को। ठीक है, कुछ सिंधु घाटी सभ्यता के जो अवशेष थे, जैसे कि कुछ ईंट वगैरह थे, तो उन्होंने उस अवशेषों को देखा तो उन्होंने इसकी जानकारी सरकार को दी। ठीक है, इसका मैसेज सरकार को दिया और उन्होंने बताया कि यहाँ पे कोई प्राचीन सभ्यता है। ठीक है, ऐसे ही करते करते क्या हुआ कि 1856 का समय आया और भारत के पुरातत्वविद हैं, जिन्हें भारतीय पुरातत्व का जन्मदाता भी माना जाता है, कनिंघम को, उन्होंने इसका क्या किया, जब जो चार्ल्स मैसन ने इसके बारे में मैसेज दिया था, बताया था, तो उन्होंने इसका सर्वेक्षण किया कि आखिर ये जो जगह है ये कोई सभ्यता है, ये जो हमें कुछ अवशेष देखने को मिल रहा है, ऐसा साक्ष्य हमें कितने दूर में देखने को मिलता है। तो ऐसा मतलब बोला गया कि उन्होंने घोड़ा पे बैठे और उस एरिया को क्या किए, नाप डाले कि कितने एरिया में क्या है इसका अवशेष देखने को मिल रहा है। तो ये क्या किए, उसका सर्वेक्षण किए। उसी समय क्या हुआ, 1856 में ही कराची से लाहौर के मध्य रेलवे लाइन का निर्माण हो रहा था। तो रेलवे ट्रैक को बिछाने के लिए वहाँ के जो मजदूर थे उसकी खुदाई की, उस मिट्टी खुदाई की। जब उन्होंने खुदाई किया तो देखा कि यहाँ से ईंटों के अवशेष मिल रहे हैं। तो बहुत सारे ईंटों को तो उसके रेलवे ट्रैक बिछाने में ही उपयोग कर लिया गया, लेकिन इसकी जानकारी जो है बर्ट्रैंड बंधु के द्वारा इसकी सूचना सरकार को दी गई। जब इसकी सूचना सरकार को दी गई तो ऐसे ही होते होते 1861 में क्या हुआ कि अलेक्जेंडर कनिंघम जो है, जिन्होंने इसका सर्वेक्षण किया था, तो उनके निर्देश पे इन्होंने निर्देश दिया कि उसकी खुदाई होनी चाहिए। और किसी भी चीज़ की खुदाई करने के लिए या किसी भी चीज़ के जांच के लिए सबसे पहले उसका कमेटी होना या उस विभाग की स्थापना होना ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे चीज़ों की उसमें आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इनके निर्देश पे, अलेक्जेंडर कनिंघम के निर्देश पे एक भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। ठीक है, और इसमें 1902 में कर्जन जो थे उस समय गवर्नर जनरल थे 1902 में, उन्होंने इसके निर्देश पे जॉन मार्शल को पुरातत्व विभाग का महानिदेशक बना दिया। ठीक है, इसे महानिदेशक बना दिया। उसके बाद 1921 में सबसे पहले यही जॉन मार्शल जो थे महानिदेशक बने थे, यानी निर्देशक थे। तो इनके निर्देश पे ही सबसे पहले दयाराम साहनी को निर्देश दिया गया कि इसकी खुदाई करें। ठीक है, तो 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थल का उत्खनन किया। ठीक है, हड़प्पा का उत्खनन किया, इसलिए सबसे पहले खुदाई जो है आपको हड़प्पा नामक स्थान पे देखने को मिलता है। सबसे पहले यहीं पर हुआ था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे इसके इतिहास यानी हड़प्पा सभ्यता का क्या हुआ, उद्भव हुआ। मतलब जो हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया था, उसकी जानकारी का उद्भव ऐसे हुआ। बहुत सारे जो पुरातत्वविद थे, इन लोगों के द्वारा इसकी खुदाई करवाई गई और इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि जितने भी अवशेष मिले हैं ना, वो आपको सिंधु और सरस्वती नदी के बीच के जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों में देखने को मिला है। तो आपको कहीं कहीं सिंधु सरस्वती सभ्यता भी देखने को मिलता है। तो आप इससे आश्चर्यचकित नहीं होंगे कि सिंधु सरस्वती सभ्यता कौन सी सभ्यता आ गई।
इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि दोनों के तट पे ये सभ्यता मिला है। ठीक है, और यहाँ पे आपको सबसे पहले नगर का उदय भी देखने को मिला है, प्रथम नगरीकरण भी इसे कहा जाता है। और यहाँ पे सर्वप्रथम जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, इन्होंने सबसे पहले कांस्य का प्रयोग किया था, इसलिए कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है। तो चलिए अब हम इसके बारे में देखते हैं कि आखिर में इस सिंधु घाटी सभ्यता है क्या। तो चलिए अब सिंधु घाटी सभ्यता के इतिहास तो देख लिए कि इनका कैसे उत्खनन किया गया, कैसे इनके बारे में जानकारी हुई। अब आगे देखते हैं कि इनके कालखंड का निर्धारण कैसे हुआ है। वैसे किसी भी जीवाश्म का अध्ययन करना हो कि इनका कार्यकाल कितना से कितना दिन तक का है या कितने उसका उम्र कितना हो रहा है, तो उसके लिए रेडियो कार्बन C14 का प्रयोग करते हैं। इसी रेडियो कार्बन C14 के अनुसार यह माना जाता है, इसका सम्मान तिथि माना जाता है कि 2350 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व इसका कार्यकाल है। ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत सारे विद्वानों में क्या है, इसके कालखंड को लेकर के मतभेद है, और सारे विद्वान जो है अपने अपने अध्ययन के अनुसार इसका कालखंड बताया है। जैसे कि सर मार्टिन व्हीलर को देख लें, तो इन्होंने बताया कि 2500 से 1500 ईसा पूर्व क्या था, सैंधव सभ्यता का काल रहा है। उसी तरह वुल्ली के अनुसार 2800 ईसा पूर्व रहा है। सर जॉन मार्शल ने इसे 3250 से 2750 ईसा पूर्व बताया है। DP अग्रवाल के द्वारा 2350 से 1750 ईसा पूर्व बताया गया है, तो वहीं अल्विन के द्वारा 2150 से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। ठीक है, इसमें से किसी भी जो विद्वान है इनका नाम दे देगा, पूछ देगा कि इनके अनुसार कौन सा कालखंड माना गया है सिंधु सभ्यता का। उसके बाद देखिए सिंधु सभ्यता का जैसे जैसे विकास हुआ है उसको देखते हुए विद्वानों के द्वारा इसे 3 भागों में बांटा गया है। एक तो पूर्व हड़प्पा काल या इसे प्राचीन हड़प्पा काल मानते हैं, प्रारंभिक हड़प्पा काल। एक होता है परिपक्व हड़प्पा काल, और तीसरा है आपको उत्तर हड़प्पा काल। ठीक है, तो पूर्व हड़प्पा काल में था कि अभी अभी या प्रारंभिक हड़प्पा काल में अभी अभी जो हड़प्पा काल विकसित हो रहा था उसके बारे में उससे संबंधित स्थल है। जैसे कि आपको कौन कौन सा स्थल मिला, जैसे कोटतीजी हो गया, दम्बदासात हो गया, सदात हो गया, आमरी नाल हो गया, सिसवल हो गया। ये सारे जगह जो है आपको पूर्व हड़प्पा काल से संबंधित होता है। उसके बाद परिपक्व हड़प्पा काल आता है। परिपक्व हड़प्पा काल में जो हड़प्पा सभ्यता था पूर्ण तरीका से विकसित हो चुका था, ये अपने विकास के चरमोत्कर्ष पे था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हड़प्पा जो है, मोहनजोदड़ो, चन्हुद्रो, लोथल, कालीबंगा, बनावली, ये सारे क्या थे, सिंधु सभ्यता में परिपक्व हड़प्पा काल में आते हैं। यहाँ का विकास बहुत ज़्यादा हुआ है। उसके बाद आता है उत्तर हड़प्पा काल। उत्तर हड़प्पा काल में आपको रंगपुर, रुजदी जो कि गुजरात में है, और राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में है। ये सारे स्थल जो है आपको उत्तर हड़प्पा काल में आएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार अब देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार जो है भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक भी है, लेकिन ऐसे मेन देखा जाए तो भारत और पाकिस्तान में ही इसका विस्तार है। और 1500 स्थल ऐसे हैं जहाँ पे इसकी खोज की गई है। मैप के द्वारा इसको देखेंगे। देखिए एक एक मैप को, एक एक फिगर को ना इस नोट्स में ला करके लगाने में बहुत मेहनत लगा है, और ये सब आपके लिए ही हुआ है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। देखिए सिंधु सभ्यता का जो काल था, जो विस्तार था, वो आपको देखिए उत्तर से लेके दक्षिण में, पूर्व से लेके पश्चिम में इसका विस्तार देखेंगे तो पूर्व से पश्चिम में सबसे पश्चिम में आपको सुत कांगेडुर जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, और यह दास्क नदी के तट पे है। ठीक है, आलमगीरपुर आपको यूपी में पड़ता है। तो पश्चिम में सुत कांगेडोर, पूरब में आपको आलमगीरपुर जो कि हिंडन नदी के तट पे, यहाँ पे नदी का नाम नहीं दिया गया, हिंडन नदी के तट पे है। और उत्तर में आपको मांडा जो कि चिनाब नदी के तट पे है। कहाँ है? चिनाब नदी के तट पे है। और दक्षिण में आपको दैमाबाद जो कि प्रवरा नदी पे है। नदी से संबंधित भी आप अपने नोट्स में इसको लिख लेंगे, क्योंकि इसमें मैप में जो है नदी को नहीं दिया गया है, जो इसका सहायक नदी था। वैसे तो मेन नदी का नाम तो दिया ही है, जैसे यहाँ पे सिंधु हो गया, इन सारी नदी, तापी, नर्मदा, ये सब नदी दिया है, लेकिन जो इसका मेन नदी था, मेन नदी बोल रहे हैं सॉरी, जो इसका मतलब छोटा छोटा नदी के जो किनारे बसा था उसका नाम नहीं दिया गया। तो आप इसको अपने मैप बुक में लिख लेंगे, ताकि एग्ज़ाम टाइम आप उसका रिवीजन अच्छे से कर सकें। ठीक है, तो इसका आप आकृति देख रहे होंगे कैसे है, त्रिभुज के आकार का। जैसे देखिए यहाँ से आप जाएंगे, यहाँ जाएंगे,
और ऐसे मिलाएंगे तो ये क्या आ रहा है, आपको एक त्रिभुज का आकार दिख रहा है। तो इसलिए इसका आकार जो है त्रिभुजाकार माना जाता है। तो सिंधु सभ्यता किस आकार का है, त्रिभुज के आकार का है। और इसका पूरा क्षेत्रफल को देखेंगे तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार है। ठीक है। और ये सारे जो स्थल हैं बहुत देखिए इसमें कौन कौन सा स्थल, कुछ कुछ स्थल का नाम देखने को मिल रहा है, जैसे धौलावीरा हो गया, सुरकोटदा हो गया, लोथल हो गया, रंगपुर हो गया, देसलपुर हो गया, ये सब आपको गुजरात में देखने को मिलता है। चन्हुद्रो हो गया, कोट दीजी हो गया, यहाँ पे हड़प्पा हो गया, बनावली हो गया, बनावली, कालीबंगा, राखीगढ़ी, इन सारे स्थल के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है सिंधु सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थल है जिनके खोजकर्ता और किस नदी के तट पे है, कौन से क्षेत्र में है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे कि आपको पता है कि हड़प्पा नामक स्थल का सबसे पहले खोजकर्ता है, जिसके नाम पे इस सभ्यता का, सिंधु सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता भी पड़ा है। तो इसका खोज तो दयाराम साहनी किए थे, 1921 में खोज हुआ था। और यह रावी नदी के तट पे है, मोंटगोमरी जिला पंजाब पाकिस्तान में पड़ता है। देखिए इसका नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे कि किसी चीज़ को हड़प लिया जाता है तो उस पर क्या आता है, दया लगता है। ठीक है, तो हड़प्पा क्या आ जाएगा, दयाराम साहनी। ऐसे ऐसे ट्रिक बना करके आप याद कर सकते हैं ताकि आपके माइंड में हमेशा के लिए सेट हो जाए। उसके बाद मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है 1921 में सबसे पहले तो हड़प्पा की खोज हुई थी, उसके जस्ट बाद आपको मोहनजोदड़ो की खोजी 1922 में, और यह राखलदास बनर्जी के द्वारा इसकी खोज की गई। ठीक है, और यह कहाँ है, सिंधु नदी के तट पे है, लड़काना जिला में है, जो कि ये भी पंजाब सिंध प्रांत में पड़ता है। इसका देखिए मोहनजोदड़ो, यहाँ पे जोदड़ो से ऐसे मतलब समझ में आता है, ऐसे सोचने से आ रहा है कि जोदड़ो मतलब जोर से किसी को पकड़ा होगा। तो किसी भी दास को क्या होता है, जोर दस्ती से पकड़ के रखा जाता है, ऐसे याद कर लेंगे। ऐसे आप अपने से भी ट्रिक बना सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है। उसके बाद है देखिए सूतकांगेडोर। सूतकांगेडोर किसके द्वारा खोज की गई थी, तो आर.एल. स्टाइन के द्वारा इसकी खोज की गई थी। और इसकी खोज जो है आपको 1927 में किया गया था, दास्क नदी के तट पे है, और बलूचिस्तान ये भी पाकिस्तान में इसका स्थल है। उसके बाद चन्हुद्रो आता है। चन्हुद्रो की खोज गोपाल मजुमदार के द्वारा की गई थी, 1931 में खोज किया गया था। आप इसके सन को याद नहीं भी रखेंगे, एक सिर्फ सिंधु घाटी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को छोड़ के इन दोनों के सन का जो कब खोज की गई थी 1921 1922, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी सब के जो सन है कब खोजा गया था इसको नहीं भी याद रखेंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन खोजकर्ता का नाम याद रखना जरूरी है और नदी का नाम याद रखना जरूरी है। किस स्थान पर ये भी याद नहीं रखेंगे तो चल जाएगा, लेकिन नदी और खोजकर्ता का नाम आपको याद रखना होगा। आप इसको ट्रिक बना करके याद कर लेंगे। तो सिंधु नदी के तट पे सिंध पाकिस्तान में भी पड़ता है। कालीबंगा, कालीबंगा आपको गुजरात में, राजस्थान में पड़ता है। इसके खोज जो है बीके थापर और बिजवासी लाल के द्वारा की गई थी, घगर नदी के तट पे है। कोट दीजी किसने किया था, फजल अहमद के द्वारा खोज की गई थी, सिंधु नदी के तट पे है। और खैरपुर सिंध पाकिस्तान में ये भी है। उसके बाद रंगपुर आता है। देखिए रंगपुर और रंगनाथ, ये तो आराम से याद हो जाएगा। इसके खोजकर्ता कौन है, रंगनाथ है। और यहाँ पे भी आप कोट दीजी को देखेंगे ना, तो कोट पहन के लोग कहाँ जाता है, कोट में जाता है। ठीक है, कोट वगैरह पहन के। तो कोट दीजी जो है, इससे आप इसे याद रखेंगी, मतलब ऐसे मतलब नाम से ऐसे मतलब ऐसे हो रहा है, समझ में आ रहा है कि बहुत बड़े आदमी है फजल अहमद जो कोट पहनते हैं। देखिए ट्रिक कुछ नहीं होता है, अपने दिमाग से कुछ भी बनाइएगा ना और अपने उसको सेट कर लीजिएगा माइंड में, तो वही हो जाता है। ठीक है, तो रंगपुर जो है आपको मादर नदी के तट पे है, जो कि काठियावाड़ गुजरात में पड़ता है। उसके बाद रोपर आता है। रोपर जो है यगदत्त शर्मा के द्वारा इसकी खोज की गई थी, सतलज नदी के तट पे है। और रोपर कहाँ है, पंजाब में है। रोपर जैसे यज्ञ कराने के लिए कोई क्या हुआ, रोपड़ा, तो रोपर क्या हो जाएगा, यगदत्त शर्मा। वैसे ही लोथल है। लोथल, अगर कोई लोथ हो जाता है उसका सारा रंग क्या हो जाता है, नाश हो जाता है। तो मतलब उसकी ज़िंदगी का सारा रंग क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। तो लोथल क्या हो जाएगा, रंगनाथ राव के द्वारा इसकी खोज की गई थी, जो कि भोगवा नदी के तट पे है। ऐसा भी याद कर सकते हैं, लोथल, कोई लोथ हो जाएगा तो क्या होता है, भोगता है अपने कर्म का भोग, तो इसको भी याद कर लेंगे। अहमदाबाद गुजरात में है। वैसे ही आपको आलमगीरपुर जो है यगदत्त शर्मा के द्वारा इसकी खोज की गई थी, हिंडन नदी के तट पे है, मेरठ यूपी में भी पड़ता है। बनवाली जो है, बनवाली R.S. बिस्ट के द्वारा खोज की गई थी।
और रंगोई जो है, रंगोई नदी के तट पे हिसार हरियाणा में पड़ता है। तो रंगोई से आप रंगोली याद कर लेंगे। रंगोली कहाँ है? रंगोली क्या किए हम लोग? बनवा लिए। ठीक है, तो रंगोली बनवाली कहाँ है? रंगोई नदी के तट पे। धौलावीरा की खोज भी। तो चलिए अब देखते हैं कि जो भी प्रमुख स्थल हमें मिला है मोहनजोदड़ो से या हड़प्पा से, तो उन सारे जगह से क्या क्या चीज़ें मिली है, क्या क्या विशेष चीज़ें मिला है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है, तो हड़प्पा से आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मिला है वहाँ से स्वास्तिक। यहीं से हमें स्वास्तिक प्राप्त हुआ है। तो स्वास्तिक देख सकते हैं आप, देखिए यहाँ पे फ़ोटो लगाया गया है हड़प्पा सभ्यता का स्वास्तिक। एक एक फ़ोटो हम लोग गूगल से ला करके यहाँ पे जो PDF है वहाँ पे ऐड किए हैं। बहुत मेहनत लगा इसको लगाने में। तो देखिए ये सब आपके लिए हुआ है ताकि आप जब फिगर कोई चीज़ किसी चीज़ का फिगर देखा जाता है ना, तो वो जल्दी याद होता है। ठीक है, इसलिए हर एक चीज़ का फिगर ला करके यहाँ पे लगाया गया है। तो स्वास्तिक आप देख सकते हैं कि कैसे उस समय का स्वास्तिक था हड़प्पा सभ्यता का। उसके बाद हड़प्पा से आपको स्वास्तिक मिला है। स्वास्तिक के अलावा यहाँ से अन्नागार मिला है, 6 अन्नागार मिला है, जो कि ईंट के बने चबूतरे पर 2 प्रांत में लगा हुआ था। आप वहाँ का अन्नागार देख सकते हैं। इसका जो दरार है ना, दीवार के दरार में, फर्श के दरार में कुछ अनाज के अवशेष मिला है, गेहूँ और जौ के दाने का अवशेष मिला है, इसलिए इसे माना जाता है कि क्या था, आपको अन्नागार था। उसके अलावा आपको श्रमिक आवास मिला है। तो क्या क्या मिला है आपको? स्वास्तिक हो गया, उसके बाद अन्नागार हो गया, उसके बाद आपको श्रमिक के रहने के लिए आवास मिला है। फिर से यहाँ का जो मोहर प्राप्त हुआ है, उस मोहर पे एक सींग वाले पशु का चित्र मिला है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सींग वाला यहाँ पे पशु है। तो एक श्रृंगी पशु का अंकन कहाँ से मिला है? तो ये भी हड़प्पा से मिला है। तो हड़प्पा से ये विशेष चीज़ें थी जो कि वहाँ से मिला, जो बहुत महत्वपूर्ण है। और भी चीज़ें मिला है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये सारी चीज़ें थी। ठीक है, उसके बाद है आपको मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। ठीक है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल इसी को माना जाता है। यहाँ पे एक मुहर मिला है, यहाँ पे जो मुहर मिला है उस पर पुरुष देवता अंकित है, यानी पुरुष देवता, जो पुरुष को एक देवता के रूप में दिखाया गया है। और उनके सिर पे जो है 3 सींग है, जैसे कि आप फोटो में देख रहे होंगे। यहाँ पे पिक्चर में इनका क्या है, यहाँ पे 3 सींग दिख रहा है। और यहाँ पे पुरुष का क्या है, चित्र है। उनका हाथ पैर बॉडी भी पुरुष की तरह है। ठीक है, इनके चारों तरफ आप जानवर को देख सकते हैं, जैसे कि नीचे दिया हुआ है कि इनके चारों ओर क्या है, एक हाथी है, एक बाघ है, एक गेंडा है, और आसन के नीचे एक भैंसा है। और पाँव के पास देखिए यहाँ पे 2 क्या है, हिरन है, कुछ कट गया है यहाँ पे। तो इसे क्या माना जाता है, इस चित्र को देखकर कैसा माना जाता है कि पशुपति महादेव का ये मूर्ति रहा होगा, इसलिए इसे पशुपति महादेव बताया गया प्राचीन रूप से। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे एक विशाल स्नानागार भी मिला है। इस स्नानागार का आप एग्जाम में देखेंगे तो इसका लंबाई चौड़ाई के बारे में पूछा जाता है ज़्यादा करके, जैसे कि 11.88 मीटर लंबा है, 7.01 मीटर चौड़ा है, 2.43 मीटर गहरा है। इसका चित्र यहाँ पे देखिए आप। ये विशाल स्नानागार है, मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा स्थल है। इससे भी सबसे बड़ा स्थल वहाँ का अन्नागार है, लेकिन ये इसका जो लंबाई चौड़ाई दिया है ना, इसको ज़रूर याद रखेंगे। ठीक है, एग्जाम में अक्सर यहाँ से पूछा जाता है। देखिए मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत जो है यहाँ की अन्नागार है, जो कि 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा है, इसको भी याद रखेंगे। यहाँ से एक मुहर पर कुबड़ वाले बैल की भी आकृति मिला है। एक दो पशुपतिनाथ की जो मूर्ति है वो मिला है, क्या बोलते हैं, मुहर पे, और एक कुबड़ वाला बैल की भी आकृति मिला है, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे क्या है, यहाँ पे कुबड़ वाला बैल है, इसका 2 सींग है इसमें, तो इसको भी याद रखेंगे। कुबड़ वाला बैल पूछेगा तो कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। यहाँ से आपको सीप का पैमाना, कांसे की नर्तकी मिला है, सूती वस्त्र के साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब कालीबंगा को देखते हैं। कालीबंगा मतलब होता है काला रंग की चूड़ी। ठीक है, कालीबंगा से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, यानी खेत जुता हुआ अगर कहीं से मिला है तो वह कालीबंगा से मिला है। वैसे तो माना जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता था इसमें खेत की जुताई न होती थी, मतलब क्योंकि यहाँ पे लोग जो था हल का प्रयोग करना नहीं जानते थे, क्योंकि लोहे का जो खोज था अभी तक नहीं हुआ था। इस समय लोग मिट्टी का कुदाल बनाते थे, उसी से खेतों की सफाई किया करते थे, उसी से खेत को कोड़ते थे। लेकिन एक कालीबंगा ही ऐसा स्थल है जहाँ से आपको जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। यहाँ पे जल निकास प्रणाली का अभाव मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है अपने जल निकास प्रणाली और घरों की जो जिस पत्ती से वो बनाए हैं उसके लिए बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, उनकी जो मतलब उसके बनाने की तकनीक है बहुत ही अच्छा है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कालीबंगा में तो यहाँ पे जल निकास प्रणाली नहीं था।
यहीं पे कालीबंगा में ही युगल सावधान यानी एक साथ 2 शवों को दफनाया गया है। यहाँ के मकान में पल्ले वाला दरवाज़ा भी देखने को मिला है और यहीं से आपको अलंकृत ईंट और अग्नि कुंड भी मिला है। अलंकृत ईंट बोले तो यहाँ पे क्या है, उस ईंट पे क्या था, चित्र बनाया गया है, फूल बनाया गया है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं अलंकृत ईंट मिला है। तो ऐसे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि अलंकृत ईंट कहाँ से मिला है, तो कालीबंगा से मिला है। चलिए अब लोथल के बारे में देख लेते हैं। लोथल को जो है आप लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। यहाँ पे हड़प्पाकालीन बंदरगाह नगर था, क्योंकि ये समुद्र के किनारे था और यहाँ से विदेशों में व्यापार आसानी से हो सकता था, इसलिए इसे क्या बनाया गया था, हड़प्पाकालीन बंदरगाह बनाया गया था। यहाँ से चावल के उपजाने का अवशेष भी प्राप्त हुआ है, अन्न पीसने की चक्की मिला है, युगल सावधान मिला है, फारस की मुहर मिला है, नाव के साक्ष्य भी मिले हैं। यहाँ से अग्नि वेदी के प्रमाण और हाथी के दांत भी मिलता है। हाथी के दांत मिलने से यह प्रमाणित होता है कि यहाँ से क्या होता था, विदेशों से व्यापार किया जाता था। चित्रित मृदभांड भी मिला है। चित्रित मृदभांड आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह का उस समय मिट्टी के बर्तन का उपयोग किया जाता था। यहाँ पे जो भी मिट्टी का बर्तन बनाया जाता था उस पर चित्र बनाया जाता था, जैसे कि यहाँ पे देख लेंगे कुबड़ वाला बैल जो है, उधर आगे जो हम लोग मुहर पे पढ़े हैं वैसे ही मृदभांड पे भी बनाया गया है। यहाँ पे चित्र देख सकते हैं, ये देख सकते हैं कि कैसे मिट्टी के बर्तन पे इतना अच्छे तरीके से क्या किया गया, नक्काशी किया गया। तो इस चित्रित मृदभांड कहाँ से मिला है, आपको लोथल से ही मिला है। अब देखते हैं चनहुद्रो से माना जाता है कि जो संध्या संस्कृति था, इसके पतन के बाद यहाँ पे झुक्कर और झांगड़ संस्कृति का भी विकास हुआ है। ऐसे एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। और चनहुद्रो से ना कारखाना मिला है, जैसे कि मनके बनाने की कारखाना, लिपस्टिक की कारखाना हो गया, गुड़िया बनाने की कारखाना, ये सभी कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो चनहुद्रो से प्राप्त हुए हैं। और यहीं पे आपको एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैर का निशान भी दिखाया गया है। यहाँ से आपको वक्राकार ईंट, कांसे की बैलगाड़ी और ईका गाड़ी का भी अवशेष प्राप्त हुआ है। रंगपुर जो है गुजरात के मादर नदी के तट पर स्थित है और यहाँ से धान के भूसी का साक्ष्य मिला है। और ये आप बीपीएससी में क्वेश्चन ये पूछा गया है कि धान के भूसी का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो रंगपुर से प्राप्त हुआ है, इसको याद रखेंगे। और कच्चा ईंट का भी दुर्ग मिला। वैसे सिंधु सभ्यता में सारे के सारे ईंट क्या थे, पक्के थे, लेकिन कच्चे ईंट का दुर्ग जो है आपको रंगपुर से मिला है। धौलावीरा जो है गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है, कादिर द्वीप में स्थित है। धौला का अर्थ होता है सफ़ेद और बीरा का अर्थ होता है कुआं। देखिए ये जो धौलावीरा था ना, वैसे सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी स्थल हुए हैं वो 2 भागों में विभाजित थे। जैसे कि एक उचला नगर था जहाँ पे बड़े लोग रहते थे और निचला नगर जो था यहाँ पे छोटे लोग रहते थे, ठीक है। लेकिन सिंधु घाटी जो धौलावीरा है सिंधु घाटी सभ्यता में, ये इस नगर को 3 भागों में बांटा गया था। पहला था एक दुर्ग था, दूसरा मध्य नगर था, तीसरा निचला नगर था। 3 भागों में विभाजित नगर कौन सा था, धौलावीरा में था। और इसे भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर इसी को माना जाता है, धौलावीरा को ही माना जाता है, ठीक है। यहाँ से आपको जल प्रबंधन एवं संरक्षण की व्यवस्था पाई गई है। इस नगर में जल प्रबंधन और संरक्षण की व्यवस्था बहुत बेहतरीन तरीके से पाई गई है, ठीक है। अब देखते हैं हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित भीरना नामक स्थल का उत्खनन किया गया है, अभी हाल ही में किया गया है, ठीक है। राखीगढ़ी हिसार जो हरियाणा में है, यहाँ से 5 पुरातात्विक टीले मिले हैं और यह भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है जो कि घग्गर नदी पर स्थित है। अगर जैसे देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है आपको मोहनजोदड़ो है, लेकिन भारत में पूछा जाए कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कहाँ है, तो आपको कहाँ मिलेगा, यह राखीगढ़ी में मिलेगा, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थान के बारे में हम लोग चर्चा कर लिए, कहाँ से कौन कौन सा चीज़ें हमें मिला है। अब देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था। इस समय लोहे का खोज अभी नहीं हुआ था, इस समय कांस्य का खोज हुआ था और ये लोग कांसा का ही उपयोग करते थे। इसके बाद देखा जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता था, यहाँ के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे।
यहाँ के लोग घोड़े के बारे में नहीं जानते थे। लेकिन सूरकोटदा एक ऐसा स्थल है जहाँ से जब उत्खनन किया गया तो यहाँ से हड्डी का साक्ष्य मिला, घोड़े के हड्डी का साक्ष्य मिला। ठीक है, तो ऐसा माना जाने लगा कि जो व्यापार होता था तो अन्य विदेशों से जो है कोई व्यापारी यहाँ पे व्यापार करने के लिए घोड़ा लेकर के आए होंगे, जिसका अवशेष देखने को मिला है। उसके बाद सेंधावासी जो थे लिंग मूर्ति पूजक थे, यानी मूर्ति बना करके क्या करते थे, पूजा करते थे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आर्य समाज के बारे में, वैदिक समाज के बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें हम लोग देखेंगे कि आर्य जो थे ये प्रकृति पूजक थे। ठीक है, उसके बाद जो मोहनजोदड़ो के अधिकांश निवासी के बारे में बताया गया है कि भूमध्य सागरीय प्रजाति के माने जाते हैं। सेंधावासी का जो बर्तन था वह लाल या गुलाबी रंग के था। यहाँ पे दास प्रथा का भी प्रचलन था। सेंधावासी जो थे मनोरंजन के लिए पासे खेलते थे और नृत्य के द्वारा मनोरंजन किया करते थे। सेंधव सभ्यता में आपको गाय की मूर्ति भी कहीं देखने को नहीं मिला है। बैल मिला है, सांड मिला है, लेकिन गाय कहीं भी इस गाय का अवशेष नहीं मिला है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि सेंधव सभ्यता में किसका अवशेष नहीं मिला है, तो गाय की मूर्ति का अवशेष नहीं मिला है। यहाँ पे यातायात के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग किया जाता था। और यहाँ पे जो मिट्टी होता था ना, मिट्टी का बर्तन उसे पका दिया जाता था। ठीक है, और इस पकी हुई मिट्टी को क्या बोला जाता था, टेराकोटा बोला जाता था। सामाजिक जीवन इसका देखेंगे तो सामाजिक जीवन जो है मातृसत्तात्मक है, क्योंकि आप देख रहे होंगे आगे पढ़े हैं तो उसमें देखें क्या मातृ देवी की पूजा होती थी। तो मातृ देवी की पूजा से ऐसा स्पष्ट होता है कि यहाँ पे क्या था, समाज जो था मातृसत्तात्मक हुआ करता था। यहाँ के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के भोजन करते थे। महिला पुरुष दोनों आभूषण पहना करते थे। और जैसे पहले देखें कि यहाँ के लोग क्या थे, मनोरंजन के लिए पासे खेलते थे, पशुओं को लड़ाते थे और नृत्य करते थे। ये सब उनके मनोरंजन के साधन थे। धार्मिक जीवन में पक्की मिट्टी की स्त्री मूर्ति देखने को मिला है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव का मुहर मिला है। और धार्मिक जीवन में मातृ देवी की उपासना यहाँ पे लोकप्रिय थी। यहाँ पे एक मूर्ति देखा गया है जिसमें दिखाया गया है कि स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा, यानी स्त्री गर्भ से पौधा को निकलते हुए दिखाया गया, जिससे पता चलता है कि ये लोग जो थे धरती को उर्वरता की देवी माना करते थे। यहाँ पे पशु में कुबर वाले बैल और पक्षी में पाख्ता की पूजा किया करते थे लोग। वृक्ष पूजा भी यहाँ पे प्रचलित थी, लेकिन सेंधव सभ्यता में आपको कहीं भी मंदिर का प्रमाण देखने को नहीं मिला है। और मंदिर का प्रमाण नहीं देखने के कारण ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे पुजारी का वर्चस्व नहीं था। और यहाँ पे पुजारी जो शासन व्यवस्था होता है, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कैसे पुजारी शासन करते थे, वह सभ्यता यहाँ पे नहीं थी। सावधान के बारे में देखेंगे तो ऐसे तो आमतौर पे जो यहाँ का मृतक होते थे उनको गर्त में दफना दिया जाता था, लेकिन कहीं कहीं पे शव को जलाने का भी अवशेष मिला है। उस राख को उनको जला करके जो राख होता था उसको ज़मीन में दफनाया भी गया है। कहीं कहीं तो देखेंगे तो आंशिक समाधिकरण के भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है। सेंधव सभ्यता का जो राजनीतिक जीवन था, इसमें राजनीतिक संगठन का बहुत अभाव देखने को मिला है। यहाँ पे पुरोहित के द्वारा शासन व्यवस्था भी नहीं थी, क्योंकि मंदिर का कोई भी अवशेष नहीं मिला है। अस्त्र शस्त्र का भी अभाव था, यहाँ पे कोई भी शस्त्र देखने को नहीं मिला है। और हड़प्पाई लोगों का विशेष ध्यान उस समय जो था वो वाणिज्य की ओर था। ये लोग व्यापार पे ज़्यादा ध्यान देते थे। तो ऐसा माना गया है कि जो शासन था संभवतः वणिक वर्ग यानी व्यापारिक वर्ग के हाथों में रहा होगा। आर्थिक जीवन में इनका मुख्य व्यवसाय जो था वह इनका मुख्य जो पेशा था वो व्यवसाय, पशुपालन और कृषि उद्योग, ये सारे चीज़ों पे केंद्रित था। कृषि जो थे ये सिंधुवासी हल से अनभिज्ञ थे, यानी यहाँ पे हल नहीं था, क्योंकि लोहे का खोज हुआ नहीं था, इसलिए हल का प्रयोग नहीं करते थे। लकड़ी का कुदाल बना करके उसके द्वारा खेती किया करते थे। लेकिन कालीबंगा ऐसा स्थल है जहाँ पे आपको जूते हुए खेत का साक्ष्य देखने को मिला है। यहाँ के जो सिंधु सभ्यता था, यहाँ पे मुख्य फसल जो था गेहूं और जौ को माना गया है, मुख्य खाद्यान्न फसल था इसका। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय जो है सिंधु सभ्यता के लोगों को ही जाता है। सिंधु सभ्यता में नदी तालाब के द्वारा सिंचाई की जाती थी, नहर का साक्ष्य भी प्राप्त नहीं हुआ है। व्यापार में यहाँ पे वस्त्र उद्योग ज़्यादा फेमस था। वस्त्र में वह सूती एवं ऊनी वस्त्रों का उपयोग करते थे, जिसका प्रमुख केंद्र जो है मोहनजोदड़ो को माना जाता है। चनुद्रो लोहथल से गुड़िया बनाने व मनका बनाने का साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है। व्यापार जो था यहाँ पे वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर होता था। विदेशों से कोई और वस्तु मंगा करके यहाँ से इनके द्वारा जो भी सूती वस्त्र का उत्पादन किया जाता था या और भी चीज़ें उत्पादन की जाती थी, तो ऐसे वस्तु का लेन देन करके यहाँ पे व्यापार किया जाता। व्यापार ये विदेशी इराक, ईरान, बहरीन, मिस्र इन सारे जगहों से किया करते थे। ठीक है,
अब देख लेते हैं कि सिंधु सभ्यता में जो वस्तुएं बाहर से आयात की जाती थी कौन कौन सी थी। जैसे कि लाजवर्ण मणि जो है ये बदखसा अफगानिस्तान से मंगाते थे। सोना कुलार कर्नाटक से मंगाया करते थे। टीन जो है आपको अफगानिस्तान और ईरान से मंगाते थे और स्टेटाइट ईरान से मंगाते थे। ठीक है। वैसे ही गोमेद जो है सौराष्ट्र गुजरात से और तांबा खेतरी राजस्थान से मंगाया करते थे। फिरोजा फारस से और संगमरमर राजस्थान से तथा इंद्रगुप्त मणि जो है भरौच गुजरात से मंगाया करते थे। और देखिए ये जो आयात वाला है ना, कहाँ से कौन सी धातु आयात की जाती थी, इसको ज़रूर याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है एग्जाम में। ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे मुद्रा का अधिकांश निर्माण जो है सेलखड़ी से होता था। और यहाँ का जो बाट हुआ करता था, सिंधु सभ्यता का जो बाट था ये 16 के आवर्त में बनाया जाता था। जैसे कि 16 हो गया, 16 के बाद 64 हो गया, फिर 160, 320 ऐसे करके बनाया जाता था। ठीक है। इसकी लिपि जो थी भाव चित्रात्मक थी यानी चित्रलेखात्मक थी। पर लिपि जो था वह गोमुद्रिका लिपि में थी और इनकी लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। इन सभ्यता के अंत के बारे में बहुत सारे विद्वानों के बीच में क्या है, मतभेद है। कुछ विद्वान कुछ और को मानते हैं, कोई और को मानता है। जैसे कि देखिए विद्वान के बारे में दिया गया है, जैसे डेल्स और रिस्क जो है वो भूकंप मानते हैं पतन का कारण। केनेडी के द्वारा प्राकृतिक आपदा माना जाता है। वहीं व्हीलर जो है आर्यों के आक्रमण को मानते हैं इनके पतन का कारण। उसके बाद गॉर्डन चाइल्ड के द्वारा विदेशी आक्रमण माना जाता है। स्टाइन व घोष के द्वारा जलवायु परिवर्तन माना जाता है। लैब्रिक के द्वारा अस्थिर नदी तंत्र माना जाता है। और मैके राव और मार्शल के द्वारा बाढ़ माना जाता है। ठीक है। तो बहुत सारे विद्वानों के बीच में इनकी उत्पत्ति के संबंध में भी और इनके जो विनाश का समय था, इनके पतन का समय था, उसके संबंध में भी क्या है, बहुत सारा मतभेद है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ विशिष्ट तथ्य भी दिया गया है। जैसे कि ज़्यादातर हड़प्पाई सीलें जो है चौकोर हुआ करती थी। बनवाली जो कि हरियाणा में है, यहाँ से मिट्टी के बने हल का भी प्रतिरूप मिला है। रंगपुर में बाजरे की खेती का प्रमाण मिला है। ये विशिष्ट तथ्य को आप जरूर याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। उसके बाद सिंधु संस्कृति के सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो है उसकी नगर योजना थी। इसकी जो नगर विशेषता थी वो ग्रिड पद्धति पे आधारित थी। आलमगीरपुर से एक भी मुहर नहीं मिला है। वैसे तो बहुत सारे जगह से जो मुहर मिला है उसमें पशु का अंकन है, तो अलग अलग चित्र अंकन है, लेकिन आलमगीर से एक भी मुहर देखने को नहीं मिला है। सुतकांगेडोर और जो सुरकुर्दा था ये समुद्र तटीय नगर था। ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता से आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा सा यहाँ पे कि जो दुर्ग और पश्चिम, यहाँ पे जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो दुर्ग था वो पश्चिम दिशा में था और बस्ती पूर्व दिशा में हुआ करता था। इनके घर के दरवाजे जो थे मुख्य सड़क की ओर न खुल करके पीछे से खुलते थे। मात्र एक लोथल ऐसा जगह था जहाँ के जो घर के दरवाजे थे वो मुख्य सड़क की ओर खुला करते थे। तो आपका टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता से कंप्लीट हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वैदिक काल को लेकर के। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।